क्लास 9 बेटा ग्रेविटेशन के हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज कर चुके हैं। 10 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज स्टार्ट कर रहे हैं 11th 12th और 13th करेंगे। 11th क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का? वाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू अ बॉल। तो मैंने बताया था कि जी सब पे एक जैसा एक्ट करता है, लेकिन अगर आपने एक शीट ऑफ पेपर ले लिया और उसको अगर ऊपर से आप फॉल करते हो और उतनी ही ऊंचाई से अगर आप एक क्रम्पल कर लो पेज को, देखो बात को समझो। देखो जैसे मैंने ये शीट ले लिया, ठीक है, ये मैंने एक शीट ले लिया, ओके। अब ये शीट है, इसे मैं अगर ऊपर से फेंकूं और अगर मैं इसको क्रम्पल कर दूं, मैंने इसका बॉल बना दिया, देखो इसको मैंने बॉल बना दी, ठीक है। तो बताइए कि जो शीट ऑफ पेपर है वो धीरे नीचे क्यों आएगा और जिसको हमने क्रम्पल करके बॉल बना दिया वो पहले धरती पे क्यों आएगा? तो देखिए बेटा, जो शीट ऑफ पेपर है ना, उसका सरफेस एरिया क्या होता है ज्यादा, किसके मुकाबले? क्रम्पल शीट के मुकाबले। देखो क्रम्पल कर दिया, बिल्कुल बॉल जैसा बना दिया कुछ, ठीक है, इसका एरिया क्या है? कम। लेकिन अगर यही मेरे पास शीट होता तो इसका एरिया क्या होता? ज्यादा एरिया होता, फैला हुआ एरिया होता, है कि नहीं? तो क्या होगा कि अगर ज्यादा एरिया है वो क्या करेगा? ऑफर मोर रेजिस्टेंस टू एयर, ठीक है। अगर ज्यादा एरिया है तो ज्यादा एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है। मतलब ऊपर से नीचे आते उस पे जो रेजिस्टेंस ऑफ एयर होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। सो अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर। अब रेजिस्टेंस यानी क्या होती है? बाधा, है ना। हवा पे क्या, हवा क्या करेगी? उस पर बाधा डालेगी जिसका एरिया क्या है? बड़ा है, यानी काफी ज्यादा जगह पे क्या लगेगा? एयर रेजिस्टेंस लगेगा। लेकिन अगर बॉल है तो वही सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कम। तो इसलिए जो क्रम्पल बॉल है, यानी कि कागज का जो हमने गुड़ी तुड़ी सा बना दिया ना बॉल सा, वो पहले नीचे आएगा बजाय किसके? शीट के, ठीक है। बात क्लियर हुई? अब देखो, ठीक है, वाला पार्ट क्लियर हो गया, ओके। अब अगला क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ सॉरी, मैं क्या पढ़ रही हूँ? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ. What is the weight in Newton of 10 kilogram object on the moon and that on the earth? ओके, तो हमें पता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो धरती पे ही सबसे ज्यादा होता है ना। लेकिन मून में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अर्थ के कंपैरेटिवली कितना होता है? 1/6 से कम होता है। यानी कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स मून पे लगने वाले ग्रेविटेशनल, मून के द्वारा लगाए जाने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से 6 गुना ज्यादा होता है, ठीक है। तो बताइए कि अगर किसी चीज का वेट 10 किलोग्राम है तो वो मून पे कितना उसका वजन दिखेगा और अर्थ पे उसका वजन कितना दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है ना। आ जाओ करते हैं। तो हमें वेट निकालना है, बेसिकली हमें क्या निकालना है? वेट ऑन मून निकालना है एंड वेट ऑन अर्थ निकालना है, ठीक है। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? m/g, है ना। m/g, जी कहाँ का? मून का। और यहाँ पे वेट ऑन अर्थ निकालोगे mg/e, कहाँ का भैया? अर्थ का, ठीक है। अब हमें पता है एज वी नो, हमें क्या पता है? हमें बहुत कुछ पता है। देखो क्या पता है, एज वी नो जी ऑन अर्थ जो होता है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो जो हम लेते हैं कितना लेते हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो मास तो सेम रहेगा, ठीक है, मास पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वेट पे फर्क पड़ेगा क्योंकि जी ई पे क्या हो जाएगा? फर्क, जी पे क्या हो जाएगा? फर्क पड़ जाएगा। अब ऑन मून, अगर मून की बात करें तो जी ऑन एम क्या होगा? इस वाले का, यानी 9.8 डिवाइडेड बाय 1/6, यानी 9.8 मल्टीप्लाई बाई 1/6 हो रहा है ना। तो ये जो ये हमारा जी जितना लग रहा है यहाँ पे, उसका क्या होगा? 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1.64 या 63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अप्रोक्सीमेटली इतना ही आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे क्या करो? इस इक्वेशन में पुट करो, इस इक्वेशन में पुट करो, तो वेट ऑन द मून कितना हो जाएगा? मास कितना है? 10 किलोग्राम, ठीक है। और ये कितना आ रहा है मून पे? जी कितना आ रहा है? 1.64, ठीक है, इतने न्यूटन का। तो कितने न्यूटन का हो गया? ये हमारे पास हो जाएगा 16.4 न्यूटन का, ठीक है। जबकि
वेट ऑन अर्थ कितना हो जाएगा, मास कितना है 10 और ये कितना है 9.8, तो कितना हो गया 98। क्लियर होती बात, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। ओके जी, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।